नमस्कार। आवाज की दुनिया के दोस्तों का कथा मंथन में मैं सुनीता स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रायश्चित। दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर में आता है और उतने ही सवेरे जाता भी है। चपरासी की हाजिरी 24 घंटे की, वह छुट्टी पर भी नहीं जा सकता, अपना एवज देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा। चपरासी ने दौड़कर पैर गाड़ी लाई, अर्दली ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किश्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक हो गया। वे कई मिनट तक अनिश्चित हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई हों। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वे कभी नहीं हुए। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जगह जो 1 महीने से खाली थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वह जगह दी थी। और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिसके नाम ही से मदारी लाल को घृणा थी। वह सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था, जिसे जक देने को उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल ना हुए थे, वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से खबर ना थी। इतना मालूम था कि वह फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा वहीं मर गया होगा, पर आज वह मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को उसकी मताहती में काम करना पड़ेगा, इस अपमान से तो मर जाना ही कहीं बेहतर है। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए, झूठे आरोप किए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वह आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू की अपनी प्राण रक्षा का उपाय न सूझा था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की वह चिंगारी पड़ गई जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी न बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वह मदारी लाल से हर एक बात में बड़ा हुआ था। डील डॉल, रंग रूप, रीति व्यवहार, विद्या बुद्धि, सारे मैदान उसके हाथ में थे। मदारी लाल ने उसका यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उसके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब यह मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है, तब तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उनके दिल में तो पुरानी फांस निकल गई, पर हदभाग आज वह पुराना नासूर शतगुण टीस और जलन के साथ खुल गया। आज उसकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी है, विधि इतनी कठोर। जब जरा चित्त शांत हुआ, तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग हाथ पैर संभाल लीजिए। सुबोध चंद्र में आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दे। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त है? मदारी लाल ने मुस्कुराकर कहा, वह तो आप लोगों को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की शिकायत क्यों करूं? बस चेतावनी दे दी कि जरा हाथ पांव संभाल कर रखिएगा। आदमी योग्य है, पर बड़ा ही क्रोधी, बड़ा दम्भी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक ना ले, पर क्या मजाल की कोई मताहत एक कौड़ी भी हजम करने पाए। ऐसे आदमी से तो ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा तो कोई बाजार से सौदा सुलूफ लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा, और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़का कर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके बाद 1 सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। जब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया, सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, खूब मिले भाई, यहाँ कैसे? ओह, आज एक युग बाद भेंट हुई। मदारी लाल बोले, यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं। अजी मेरी ना पूछो, बसरा, फ्रांस, मिस्र और ना जाने कहाँ कहाँ से मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो तो बहुत अच्छा होगा। मेरी तो समझ में नहीं आता था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसरे में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किए। 2 साल से कोई 25,000 रुपये बना लाया और सब उड़ा दिया। वहां से आकर कुछ दिनों
कॉर्पोरेशन दफ्तर में मटर गश्ती करता रहा। यहाँ आया तो तुम मिले। क्लर्कों को देखकर बोले, अरे ये लोग कौन है? मदारी के हृदय में बर्छियां सी चल रही थी। दुष्ट 25,000 रुपये बसरे से काम कर लाया। यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी न जमा कर सके। बोले, ये लोग बोर्ड के कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ यह कष्ट किया, बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत न होगी। मुझे अपना अफसर नहीं भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड कंपनी की नेक नामी हो, मैं भी सुखरू रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं जी। एक वाक्चतुर क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, यथाशक्ति आपको असंतुष्ट ना करेंगे, लेकिन आदमी ही हैं, अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सुबोध ने नम्रता के साथ से कहा, यही तो मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। जहाँ रहा हूँ मताहतों से मित्र का सा बर्ताव किया। हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रौब कैसा, अफसरी कैसी। हाँ, हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से तो मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले सभी ऐसे ही दिखाते हैं, ये दिखाने के दांत हैं। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश हैं। वह इतना प्रसन्नचित है, इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिलता है सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उनकी जबान पर आता ही नहीं। इनकार कभी अप्रिय नहीं होने देता, लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है। सुबोध के ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते हैं। उसके विरुद्ध कोई ना कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल ना हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया, लज्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भूसे में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुबोध से यूं हंसकर मिलते, चिकनी चुपड़ी बातें करते, मानो उसके सच्चे मित्र हो, पर घात में लगे रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी बेचारा पहचानना न जानता था। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त समझता था। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तो कुर्सी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 5,000 के नोट पुलिंदों में बंधे हुए रखे थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उसी का दाम था। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं। उनकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर है। चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तबेले की दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में से किसी से बातें कर रहे थे, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, यह मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसिल लेकर चला गया। जरा देर में लौटकर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में ना थे, फाइल मेज पर रखाया हूँ। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़ कर कहा, कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है? मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं? कब किसकी नीयत बदल जाए कोई कह नहीं सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छे की नीयत बदलते देखी है। इस वक्त हम सभी सहा हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चुके। मनुष्य की तो यही प्रकृति होती है। आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टालकर कहा, चपरासी तो दरवाजे पर बैठा ही हुआ है। मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा, आप में से जो कहता हूँ वह कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई ऋषि है, मुनि है? चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी है तो 300 की, यहाँ तो एक कागज लाखों का है। यह कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब चित्त शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपाकर रख दिए। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कोई घंटे भर में लौटे तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद किया भाई? क्या मेरी बेदखली है क्या? मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब गुस्ताखी माफ हो। जब आप कभी बाहर जाएं तो 1 ही मिनट के लिए क्यों ना हो दरवाजा बंद करके जाएं। आपकी मेज पर रुपए, पैसे और सरकारी कागज बिखरे पड़े रहते हैं। ना जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं बाहर गए हुए थे, तब दरवाजे बंद कर दिए। सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए थे, इसकी खबर ही ना थी। सासा ठेकेदार ने आकर सलाम किया।
सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 ही बजे रुपए मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाए हो ना? ठेकेदार ने कहा, हुजूर रसीद लिखवा लाया हूँ। सुबोध, तो अपने रुपए ले जाओ, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली। नोट के पुलिंदे वहां न थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हैं। कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पुलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। नोट कहाँ गए? अभी तो मैंने यहीं रख दिए थे। जा कहाँ सकते हैं? फिर फाइलों को उलटने पलटने लगे। दिल में जरा जरा धड़कन होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले। पुलिंदों का पता नहीं था। वे कुर्सी पर बैठकर इस आधे घंटे में होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए। खूब याद है। भला यह भी कोई भूलने की बात है? और इतनी जल्द? मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए। पुराने मुलाकाती हैं, उनसे बातें करता जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए। बस इतनी ही देर हुई। जब गया हूँ तब पुलिंदे रखे हुए थे, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक दराज अलमारी में नहीं रखे। फिर गए तो गए कहाँ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए। यही बात, मैं ही व्यर्थ में इतना घबरा गया। छी! तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दिए? मदारी लाल ने भौचक होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं। अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में ना देखा। तब जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बात करने चले गए, तब दरवाजे बंद कर दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? सुबोध आंखें फैलाकर बोला, अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं। अभी अभी चेक भुनाया है। मदारी लाल ने सिर पीट कर कहा, पूरे 5,000? या भगवान, आपने मेज पर खूब देख लिया। अरे अभी 15 मिनट से तो तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछ लिया कौन कौन आया था? अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था? आइए जरा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाश लेने लगा। मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वर्क उलट पुलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया जब इसमें कोई शुबह ना था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग फक हो गया, जरा सा मुंह निकल आया। इससे में कोई उन्हें देखता तो समझता कि महीनों से बीमार है। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया। और क्या, आज तक कभी ऐसा अंधेर ना हुआ था। मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए, कभी धेले की चीज गायब ना हुई। मैं आपको पहले ही दिन सावधान कर देना चाहता था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा, मगर शुद्ध नीति ख्याल ना रहा। जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। वह लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता। यहाँ से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, मगर दरवाजे ही से झांक कर चले गए। सोहनलाल ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब। अपने जवान बेटी की कसम खाता हूँ जो अंदर कदम रखा हो। मदारी लाल ने माथा सिकोड़कर कहा, आप व्यर्थ में कस्में क्यों खाते हैं? कोई आपसे कुछ पूछता है? सुबोध के कान में जाकर उन्होंने कहा, बैंक में कुछ रुपए हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिए जाए, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया है, अब उसके साथ अपमान भी क्यों हो? सुबोध ने करुणा स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी? समझ लेता जैसे 25,000 उड़ गए वैसे ही 30,000 भी उड़ गए। यहाँ तो कफन को भी कौड़ी नहीं। और उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी विवशता को छिपाने की और कोई आड़ न थी। दूसरे दिन प्रातःकाल चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी। मदारी को रात भर नींद न आई थी, घबरा कर बाहर आई। चपरासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर बड़ा गजब हो गया, सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गई, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ, पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है? जी हाँ, अभी डॉक्टरी होने वाली है, बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा है। हुजूर लाश की ओर ताकते नहीं बनता, कैसा भला मानुष हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सियानी लड़की है ब्याहने लायक। बहू जी की को लोग कितना रोक रहे हैं, पर दौड़ दौड़ कर लाश के पास आ जाती है। कोई ऐसा नहीं जो रुमाल से आंखें ना पहुंच रहा हो। अभी इतने ही दिन आए हुए पर सबसे कितना मेलजोल हो गया था। रुपए की तो परवाह ही नहीं की, दिल दरिया था।
मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। द्वार की चौखट पर पकड़कर अपने को संभाल ना लेते तो शायद गिर पड़ते। बहू जी तो बहुत रोती होंगी। कुछ ना पूछिए हजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ी जाती हैं, आंखें फूल कर गुलर हो गई हैं। कितने लड़के बतलाए तुमने? जी 2 लड़के और 1 लड़की। हाँ, लड़कों को तो देख चुका हूँ और लड़की सियानी है। जी हाँ, बिहाने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज आई हैं। नोटों के बारे में बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर साहिब आपसे सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिख कर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है। छुरी चलाते वक्त याद आई कि सुबह दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे, बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा? लिखा है क्या? तुम्हें कुछ मालूम है? हजूर, अब मैं क्या जानूं, मुदा इतना सब लोग इतना कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ ही पढ़े थे नंदू। 8-10 साल साथ रहा, साथ उठते बैठते, साथ खाते, साथ खेलते, बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हों। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा? आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। कफन का इंतजाम हो गया? नहीं हजूर, कहा ना कि अभी लहाज की डॉक्टरी होगी, मुदा अब जल्दी चलिए, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए? जी हाँ, इस मोहल्ले वाले तो सभी थे। पुलिस ने मेरे बारे में तो उनसे कुछ पूछताछ नहीं की? जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुंचे, उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी बयान लिखा दें। और सबके बयान तो लिखा चुका हूँ। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर शुभा होता था, पर इस बयान ने उसका अंकुर भी निकाल दिया। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए, आपको अम्मा बुलाती हैं। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज ही आते जाते थे, पर घर में कभी नहीं गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। कहीं इसका मुझ पर शुभा ना हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह ना प्रकट किया हो। कुछ झिझकते, कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर उनका कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा सोता खुल गया और लड़की ने तो दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए। दोनों लड़के ने भी घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अतः वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख ही ना सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेर दी। उन्हीं के हाथों यह भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या हाल होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी ना निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी ना था कि उसका यह फल होगा। वे केवल सुबोध को जिच करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की इच्छा ना थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मझधार में छोड़ गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में यह भार ठान चुके हैं, तो अपने से पास जो कुछ था सब उनके चरणों पर रख देती। मुझसे तो वे यही कहते थे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कह नहीं सकते। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नश्तर चला रहा है। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया और कुल्ला करके लेटे। कोई ऐसी बात न थी जिससे लेश मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, व्यर्थ घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वे किस दिन काम आएंगे? मेरे साथ के खेले हुए हैं, इस नगर में उनका सबसे परिचय है, रुपये का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में यह बात समाई। मैं नसीबो जली ऐसी सोई कि रात को उठी तक नहीं, क्या जानती कि वे अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया, मगर आंसुओं के प्रवाह को रोक न सकी। रामेश्वरी ने आंखें पहुंचकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वह तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइए जिसने मेरा सर्वनाश किया। यह दफ्तर ही के किसी आदमी का काम है। वे तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं, पर है यह किसी दफ्तर वाले का ही काम।
आपसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि उस पापी को बचकर न जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दे। आपको देखकर उनका यह हौसला न होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा और कौन है? किससे अपना दुख कहूँ? लाश की यह दुर्गति होनी भी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक बार उबाल उठा कि सब कुछ खोल दे, साफ कह दे कि वह दुष्ट मैं ही हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ। विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहे वही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर फेर दो, पर जबान ना खुली। इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वे वहीं जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्म और हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी संस्कार मुझे करने दे, तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? सुबोध मेरे भाई थे, जिंदगी में उनके साथ कुछ सुलूक न कर सका, अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का हक अदा करने दो, आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक है। रामेश्वरी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठी बात पूछने न आए कि जरा ढांढस होता। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ, ब्राह्मणों ने भोज किया, भिखारियों को अन्नदान दिया गया, मित्रों की दावत हुई और यह सब कुछ मदारी लाल ने अपने खर्च से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है, अब मैं आपको और जोरबार नहीं करना चाहती, दोस्ती का हक इससे ज्यादा और क्या अदा करेगा। मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी आपने हमारे साथ जो उपकार किए और अनुग्रह किए हैं उन्हें हम मरते दम तक उकरण नहीं कर सकेंगे। आपने हमारी पीठ पर हाथ ना रखा होता ना जाने हमारी क्या गति होती, कहीं रुक की छां भी तो नहीं। अब हमें घर जाने दीजिए, वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा, कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूंगी, किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे, इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? रामेश्वरी, जायदाद क्या है, कच्चा मकान है, 10-12 बीघे की काश्तकारी है, पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे न पड़े, अभी अधूरा पड़ा हुआ है, 10-12 हजार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई। मदारी लाल, कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस खेती ही का सहारा है? विधवा, जमा तो एक पाई नहीं है भैया जी, उनके हाथ में रहने ही नहीं पाते थे रुपए, बस यही खेती का सहारा है। मदारी, तो उन खेतों में कितनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो जाए? रामेश्वरी, और कर ही कह सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी है, बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती। अभी तो आपको बेटी का विवाह भी तो करना है। उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं, किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारी ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो आप मानेंगी? रामेश्वरी, भैया जी आपकी सलाह न मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी, और दूसरा है ही कौन? तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए, जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे, आपको कष्ट ना होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में ही हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गई और बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने एक बात काट कर कहा, मैं कुछ ना सोचूंगा ना कोई उज्र सुनूंगा। क्या 2 भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा का कोई उज्र ना सुना गया। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है। मदारी लाल और उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं। तो यह कहानी थी प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रायश्चित।